साइंस की टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपके एमसीक्यूज के साथ साथ फिलअप्स और ट्रू फॉल्स के भी मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और एकेडमिक के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 से नेचुरल रिसोर्सेज से। मैंने ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड भी करना है, समझना है, और उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स हैं वो भी करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, Which gas in the atmosphere is primarily responsible for regulating Earth's temperature? इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे पहले, जो बिल्कुल नंबर 1 पे है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द अर्थ टेम्परेचर, मतलब जो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो ये ऐसी कौन सी है जो बिल्कुल प्राइमरी मतलब सबसे टॉप पे आती है? ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखिए, जो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, मीन्स जैसे आप पंखे को रेगुलेट करते हो ना, फैन को, कि भाई उसमें स्पीड ज़्यादा देनी है या कम देनी है, ऐसे ही अर्थ का टेम्परेचर है कि अर्थ का टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो ये ऐसी कौन सी गैस है रेगुलेट कर रही है? आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड traps the heat radiate from the earth, creating a greenhouse effect and maintaining a suitable temperature for life. right? अब यहाँ पे क्या है, ये है, आपको यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे और इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट देंगे। तो आपको ये क्या फिल करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आपके फिलअप्स कंप्लीट, राइट। और यही पूरा स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसको शॉर्ट करके दे सकते हैं, तो उससे आपके ट्रू फॉल्स के भी मार्क्स कहीं नहीं गए, राइट। तो यहाँ पे आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो क्या करती है कि अर्थ में जो जितनी भी गैसेस है ना और जितनी भी हीट है उसको वो ट्रैप करती है। ठीक है, और जो सन रेज से भी जो हीट्स आ रही हैं, यूवी रेज, तो उसको क्या करती है, उसको भी एब्जॉर्व करती है। तो इससे क्या होता है कि भाई टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट होता है, यानी कि घटता बढ़ता है। नेक्स्ट है, why does the atmosphere prevent extreme temperature difference between day and night? मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर पे why does the atmosphere prevent extreme temperature, यहाँ पे दिन और रात के बीच में जो बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है उसको कैसे सेव किया जाता है? ऐसा तो है नहीं कि आप अगर सोए हो तो रात में बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर चला गया, नहीं ना। तो वो एक तरीके से प्रॉपर रेगुलेट होता है कि अगर दिन में मान लीजिए 30 डिग्री है तो रात में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कितना कम होगा भाई? 24 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं। ओके, तो यहाँ पे इसी को ही पूछ रहे हैं, क्या क्यों होता है? ए, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल सनलाइट। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो पूरी सनलाइट को भेज देता है वापस। बी है, इट स्टोर रीडिस्ट्रीब्यूट्स हीट, एंड सी है इट्स ब्लॉक ऑक्सीजन, एंड डी है इट एब्जॉर्ब ऑल यूवी रेज। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं, व्हाई डज द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट, जो एटमॉस्फेयर हमारा क्यों प्रिवेंट करता है इसके लिए? आंसर है हमारा बी, इट स्टोर एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड हीट। देखिए, एटमॉस्फेरिक गैसेज एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट स्लोली, प्रिवेंटिंग रैपिड टेम्परेचर चेंज। देखिए यहाँ पे क्या है, जितनी ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के ऊपर ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर है, राइट। यहाँ से शुरू होके डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सबसे ऊपर एग्जॉस्फेयर। ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है कि जितनी भी हीट अर्थ सरफेस पे से निकल रही है ना, तो उसको ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, कंजर्व रखता है, नीचे की तरफ सेव रखता है। ऐसा नहीं है यहाँ से निकल गई और सीधे स्पेस में चली गई, नहीं। एटमॉस्फेयर ना एक तरीके का नेट समझ लीजिए, जो कि इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्रिवेंट करता है, और इसी से ही अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट है, विच फिनोमिनन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ विंड। जो विंड का मूवमेंट है
उसके लिए कौन सा फिनोमिनन यानी कि कौन सा फिनोमिनन मतलब क्रियाकलाप इम्पॉर्टेंट है। प्रोसीजर ए है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी है अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, बी है ओशियन सेलिनिटी एंड डी है अर्थ रोटेशन अलोन सॉरी। तो यहाँ पे है इनमें से कौन सा फिनोमिनन है जो मूवमेंट ऑफ विंड के लिए, जो हवा बहती है ना एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर बी, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ की सरफेस पे अलग अलग, मैंने बोला ना अलग अलग इस उसके स्टेजेस होती हैं, अलग अलग यहाँ पे जो सरफेसेस हैं। सो डिफरेंट रीजन रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। भाई सन से जो आ रही है वो अलग अलग जगह पे, यहाँ पे बाय द वे सन इस साइड है तो इधर ज़्यादा आ रही है सन की हीट, और इस साइड बैक साइड है तो इधर सन की हीट कम है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सन की हीट ना प्रेशर क्रिएट करती है। जहाँ आपने देखा होगा कि गर्म हवा हो जाती है वहाँ पे एकदम से आप सांस नहीं लेते, ठीक है, ले सकते हैं, तो वो क्या होता है वहाँ पे प्रेशर जो है एयर का बढ़ जाता है। सो यही वो बोल रहे हैं अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए विंड फिर ब्लो करती है। ओके, सो डिफरेंट रीजन रिसीव द डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी क्रिएटिंग प्रेशर डिफरेंसेस दैट प्रोड्यूस विंड। जहाँ हीट ज़्यादा हो जाएगी फिर वहाँ से ही विंड का ब्लो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डे टाइम सी ब्रीज ब्लोज बिकॉज। ड्यूरिंग द डे टाइम, अब ये पूछ रहे हैं डे टाइम में सी ब्रीज ब्लोज करती है क्यों। ए है लैंड कूल्स फास्टर देन सी, बी है सी बिकम्स हॉटर देन लैंड, एंड सी है लैंड हीट्स फास्टर देन सी, एंड डी है एयर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, देखिए अभी मैंने बोला ना जहाँ पे गर्म होता है वहाँ से फिर विंड ब्लो होना शुरू करती है। तो दिन के टाइम क्या होता है, सी ब्रीज, मतलब जो सी ब्रीज मतलब जो अर्थ सरफेस से और इसकी तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये सी ब्रीज क्या है, देखिए गर्म हवाएं यहाँ पे हैं, सन की जो है रेज यहाँ पे पड़ रही है तो गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होगी। ओके, तब क्या होता है कि सी ब्रीज होती है। सो वार्म एयर ओवर लैंड राइजेस एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स इन इट टू रिप्लेस इट। ठीक है, मतलब लैंड हीट फास्टर देन सी। राइट आंसर क्या है, जो अर्थ सरफेस है, ये जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है ये जल्दी गर्म होता है। ओके, तो जब ये गर्म होता है दिन के टाइम तो क्या होता है कि यहाँ से, जब मैंने बोला आपको कि जो जहाँ पे गर्म ज़्यादा रीजन होगा वहाँ से ही मूवमेंट होता है, तो ये होता है सी ब्रीज, मतलब सी की तरफ जाने वाला। तो ये होती है लैंड सरफेस से सी ओशन की तरफ, सी की तरफ। ओके, सो वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स इट इन टू रिप्लेस इट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू। क्लाउड्स जो होते हैं क्यों बनते हैं। ए है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, बी है एवेपोरेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सी है मेल्टिंग ऑफ स्नो, एंड डी है सब्लिमेशन। तो देखिए क्लाउड्स क्यों बनते हैं। ए है कंडेंसेशन, और यहाँ पे जब क्लाउड्स बनने की प्रोसेस होती है ना तो जो इसमें प्रोसेस लगती है उसको क्या बोलते हैं। आंसर है हमारा यहाँ पे ए, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। सो वाटर वेपर cools and condense into tiny droplets forming clouds। इसका एक सीधा साधा आप नॉर्मल सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब आप कोई किसी भी यूटेंसिल में, किसी भी बर्तन में पानी गर्म करते हैं ना, और जो पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है धीरे धीरे, मतलब नॉर्मल 100 पे ही नहीं, धीरे धीरे जैसे ही वो हीट होना शुरू होता है धीरे धीरे उसमें से वेपर निकलना शुरू होती हैं। अब अगर उस पर आपने कोई लिड रख दी, कोई भी ढक्कन रख दिया उस बर्तन पे, तो क्या होता है कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में नहीं निकल पा रही है,
तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो बर्तन है ना, जो आपने ढक्कन ढका है वहाँ पे उस वो सोचिए पानी के कांटेक्ट में भी नहीं है, लेकिन उस पर भी पानी आ जाता है। सो कैसे? क्योंकि वाटर वेपर वहाँ तक पहुँचती है और जो लिड है उससे वो धीरे धीरे पानी ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये देखिए एक जो सी, ओशन, रिवर, कोई भी ये वाटर मास है, तो यहाँ से ना इवेपरेशन हो रहा है। ठीक है, इवेपरेशन मतलब नॉर्मल सन की रेज में जो वेपराइजेशन होता है उसको कहते हैं। फिर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हवा जो जो ये वेपर है ना कूल हो रही है, फिर क्या फॉर्म करेगी, क्लाउड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और फिर ये जब हैवी हो जाता है तब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन फिर से शुरू हो जाता है। सो वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग द क्लाउड्स। रेनफॉल अकर व्हेन, रेनफॉल कब होती है? ए है क्लाउड्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, बी है वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू द क्लाउड बिकम लार्ज एंड हैवी, सी है एयर प्रेशर इंक्रीजेस, डी है विंड स्पीड डिक्रीजेस। तो याद रखिए यहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसका रीज़न है भाई, आंसर है हमारा बी। भाई धीरे धीरे जब कंडेंसेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन होने पे क्या होता है, जब ड्रॉपलेट्स ना बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके जब वो हैवी हो जाती है तब वो फिर क्या बनाता है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करेगा, और प्रेसिपिटेशन पे ही हम रेनफॉल होती है यहाँ पे। सो हैवी ड्रॉपलेट्स कैन नॉट रिमेन सस्पेंडेड एंड फॉल एज रेन। देखो हैवी रेन जो होती है वो फिर नहीं, हैवी ड्रॉपलेट्स जो होती है ना वो नहीं टूट सकती कि भाई पहले छोटी सी ना बड़ी ड्रॉप बनी और बड़ी ड्रॉप से फिर छोटे छोटे में टूट जाएगी, तो ये कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट से एक बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती है, और जब बड़ी ड्रॉपलेट्स भाई ऊपर नहीं संभल पाती है तो फिर हैवी वेट के थ्रू क्या होता है कि वो नीचे रेन ड्रॉप शुरू हो जाती है। सो वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स बिकम लार्ज एंड हैवी। नेक्स्ट है विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा है अर्थ पे क्वांटिटी वाइज? ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन एंड डी है आर्गन। देखिए आप क्लास 9th में हैं और आई थिंक ये क्लास 3rd से बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा अर्थ एटमॉस्फेयर पे कौन सी गैस है। बहुत ही इजी सा आंसर है नाइट्रोजन। जिनको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अब याद कर लीजिए। नाइट्रोजन का कंटेंट यही होता है 78%। ठीक है, समटाइम्स किसी बुक में 77% है, किसी में 71% है, 72, 73 इस तरह से वेरिएट किया हुआ है, बट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली देते हैं भाई ये 21% हमारी ऑक्सीजन होती है और ये 1% में अदर गैसेज। इसी में ही सोचिए 0.03 समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, लेकिन ये इतनी भी है तो भी बहुत काफ़ी है। इसी से तो भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो सोचिए अर्थ पे क्या होने वाला है फिर, राइट। सो नाइट्रोजन मेक्स अप द 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है विच पोल्यूटेंट्स मेनली कॉज एसिड रेन। इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट है, या फिर आपको ये भी बोल सकते हैं कि इनमें से एसिड रेन की गैसेस कौन सी हैं, राइट, क्योंकि सारी गैसेस ही दी हुई हैं ऑप्शन में। सो ए है हमारा ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड डी है हाइड्रोजन। तो देखिए एसिड रेन जो कॉज करती है ना, पहले तो आप ये समझिए कि एसिड रेन में एसिड का क्या होता है भाई, एक रेन होती है जो कि एसिड्स की होती है, राइट। तो उन एसिड्स की उनमें कौन कौन से एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, राइट। तो यहाँ पे इससे फिर बनने वाली मतलब जो ये एसिड है ना, ये कौन सी रेस बन रहे हैं गैसेस से, तो यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। दीज गैसेस रिएक्ट विद द वाटर वेपर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जहाँ पे भी पोल्यूशन ज़्यादा है सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो वहाँ पे क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से मिलके एसिड फॉर्म कर लेते हैं, और जब एसिड बन जाता है तो फिर से ये कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है भाई कि ये फिर से अर्थ सरफेस पे आएगा, और कुछ हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे आगरा का ताजमहल है, वाइट मार्बल है, जो भी जितना भी है जगह उस पर्टिकुलर जगह पे अगर ये एसिड रेन हो रही है तो ये उन चीज़ों को हार्म करता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटी? इनमें से कौन सा मेजर सोर्स है, क्या कॉज है सबसे बड़ा टॉप लेयर पे एयर पोल्यूशन का सिटीज़ में? ए है विंडमिल, सी है सोलर पैनल्स, डी है व्हीकल एग्जॉस्ट एंड डी है रेन वाटर। ठीक है, तो आई थिंक ये भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आंसर है हमारा व्हीकल एग्जॉस्ट। ठीक है, जो भी व्हीकल से इस तरीके के धुआं निकलता है, चलिए आज कल तो पोल्यूशन चेक भी होने लगा है। पहले क्या था भाई, कोई पोल्यूशन चेक नहीं, काला धुआं निकल रहा है, निकलने दीजिए, वो किसी को भी काला कर सकता है। राइट, अब सीएनजी के भी आ गए हैं, इलेक्ट्रिक वाले भी आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन्हीं एग्जॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सो ऑटोमोबाइल एमिट्स द कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलर मैटर्स। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ से भी निकल रही है। अब यही नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ये वाटर वेपर से मिलके क्या बना लेगी, नाइट्रिक एसिड। फिर ये एसिड रेन कॉज करती है। ओके, नेक्स्ट है द ओजोन लेयर मेनली प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम। जो ओजोन लेयर है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? ए विजिबल लाइट, बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सी है इंफ्रारेड रेडिएशन एंड डी है रेडियो वेव्स। तो जो ओजोन लेयर है ना, वो अर्थ को किससे प्रोटेक्ट करती है? आंसर है हमारा बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्योंकि अगर ये हमारी अर्थ सरफेस पे पहुंचा तो हर एक पर्सन को स्किन डिसीजेज और भी बहुत सारी डिसीजेस होने वाली हैं। ठीक है, सो ओजोन लेयर हमारी अर्थ सरफेस पे है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर इन यूवी रेस को जो हार्मफुल है ना, इनको एंटर नहीं होने देता है अर्थ सरफेस पे, जिससे कि हम बचे रहते हैं। सो जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेस फ्रॉम द सन। नेक्स्ट है विच प्रोसेस कंटिन्यूसली रिप्लेनिश फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो रिप्लेनिश करता है, रिप्लेनिश फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ, मतलब जो चेंज करता रहता है, अल्टर करता रहता है। ठीक है, मतलब उसको बार बार रिफिल करता रहता है। ए है नाइट्रोजन साइकिल, बी है कार्बन साइकिल, सी है वाटर साइकिल एंड डी है ऑक्सीजन साइकिल। तो देखिए वाटर की कर रहे हैं बात, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर हमारा, वाटर साइकिल। क्यों? क्योंकि जब भी हीट बढ़ती है ओशन साइड पे, सी साइड पे या कि कोई भी वाटर लैंड मास है, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, पहले इवेपोरेशन होगा, फिर जब वेपर ऊपर जाएगी तो वो ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद क्या, प्रेसिपिटेट होगा, जो कि फिर से वाटर की फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आता है। ठीक है, सो इट इज़ अ नेचुरल साइकिल। आंसर इज सी, वाटर साइकिल। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। इनमें से लार्जेस्ट सोर्स फ्रेश वाटर का क्या है? देखिए लार्जेस्ट यूज जो सोर्स है वो तो आप बता सकते हैं कि भाई ओशियन है, सी है, बट इनका पानी आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक आंसर वर्ड दिया हुआ है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छा पानी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है इसका सोर्स? ए है रिवर, बी है लेक्स एंड सी है ग्राउंड वाटर एंड डी है रेन वाटर। तो देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे फ्रेश वाटर का क्या है आंसर, ग्राउंड वाटर। क्यों? क्योंकि इतनी सारी लेयर से ये बिल्कुल जैसे नहीं सीव हो जाता है, छन जाता है। ओके, जो वेल्स का पानी है, कुओं का पानी है, आप जब आपने देखे होंगे हैंडपम्प्स के थ्रू पानी निकाला जाता है, समरसेबल के थ्रू पानी होता है, तो वो क्या है, सारा ग्राउंड वाटर। और ये बहुत सारी लेयर्स में ना, जो सॉइल की बेड रॉक्स हैं ना, वो इसमें बिल्कुल छन्नी की तरह काम करती है, तो वो हर एक पोल्यूटेंट्स को छानती भी रहती है और धीरे धीरे उसमें मिनरल्स भी डिजॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश वाटर मतलब जो आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो, हेल्दी है, तो वो क्या है, ग्राउंड वाटर। मोस्ट यूजेबल फ्रेश वाटर एग्जिस्ट ग्राउंड वाटर एज अंडरग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है विच एक्टिविटीज़ आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। इनमें से वाटर पोल्यूशन के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल है? ए है रेनफॉल, बी है डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी है विंड इरोजन एंड डी है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखिए वाटर पोल्यूशन के लिए ना ही ये जिम्मेदार है ना ही ये जिम्मेदार है। विंड इरोजन मतलब जो हवा की वजह से जो इधर उधर कभी रॉक्स में पेड़ गिर जाते हैं या इस तरीके से, विंड इरोजन वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो आंसर है हमारा बी। क्यों? जो हमारा घरों से सीवेज निकलता है और इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है,
तो वो है इम्पॉर्टेंट। देखिए वाटर पोल्यूशन के इतने सारे हैं, जो घर का कूड़ा कचरा है एक जगह पे फेंक दिया जाता है किसी भी वाटर मास के पास में, या फिर हम लोग पानी में ही यानी कि नदी में तालाब में जो पानी है उसमें ही कचरा डाल रहे हैं, तो फिर एक तरीके से वाटर पोल्यूशन ही तो हो रहा है। सो अनट्रीटेड वेस्ट इंट्रोड्यूस हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू वाटर। ओके, सो डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए। इसीलिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया, यमुना क्लीनिंग प्लान चलाया गया, बहुत सारे प्लान चलाए गए हैं जिससे कि हमारी नदियों को साफ किया जा सके। सो नेक्स्ट है वाटर पोल्यूटेड विद द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली स्प्रेड। जो वाटर पोल्यूट होता है स्पेशली डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फैलती हैं, उनको क्या कहते हैं? ए है जेनेटिक डिसऑर्डर, बी है वाटर बॉर्न डिसीज, सी है न्यूट्रिशनल डिसीज एंड डी है रेस्पिरेटरी डिसीज। जब वाटर पोल्यूट होता है यानी कि छोटे छोटे जो आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट अभी देखा, सीवेज गार्बेज देखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें क्या डेवलप होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स, और उनसे जो डिसीज बनेगी उसको क्या बोलेंगे? आंसर है बी, वाटर बॉर्न डिसीज, मतलब जो पानी से हमें मिल रही हैं। सो डिसीज सच एज अ कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री स्प्रेड थ्रू दी कंटामिनेटेड वाटर, मतलब इन्फेक्टेड वाटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स कंजर्व ग्राउंड वाटर। इनमें से ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के बहुत नीचे है उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या मदद करेगा? ए है डिफॉरेस्टेशन, बी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सी है बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड डी है एक्सेसिव इरिगेशन। तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए क्या प्रोसेस है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट देना, कोई सेंस बनता है? नहीं। एक्सेसिव इरिगेशन मतलब आप नीचे से ही पानी निकाल के और उसी की सिंचाई करके फिर जब पानी दे रहे हो, ये तो कोई रीज़न नहीं है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ये तो मैटर ही नहीं करता कि हम सारे फॉसिल फ्यूल को जला दें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आंसर है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें देखिए क्या प्रोसेस होती है, ये जो रेन आ रही है ना, घरों के ऊपर पैनल्स लगे होते हैं या एक तरीके से पाइप लगे हुए होते हैं, वो पाइप सारा का सारे पानी कहाँ कंजर्व करेंगे? टैंक्स में। और इन टैंक्स में जो पानी फिल होता है ना, देखिए रेन वाटर जो होता है बिल्कुल डिस्टिल वाटर होता है, कोई मिनरल नहीं होता। तो इस रेन वाटर को अब आप चाहे प्लांट में अपने यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर ये बचा है तो अगर नियर वाइज कोई क्रॉप है, फील्ड है, तो आप इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज द ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड प्रिवेंट वाटर स्कैरिसिटी। नेक्स्ट है मिनरल रिच सॉइल इज़ मेनली फॉर्म ड्यू टू। जो मिनरल रिच मतलब ऐसी सॉइल जो जिसमें कि मिनरल बहुत ज़्यादा हैं, वो कैसे फॉर्म होती है? ए वीदरिंग ऑफ रॉक्स, बी है इवेपरेशन ऑफ ओशियन, सी है कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड्स एंड डी है वॉल्केनिक गैसेज ओनली। मतलब जो वॉल्केनिक से जो गैसेस निकलती हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, इवेपरेशन होता है ओशन से वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिनरल रिच की बात कर रहे हैं ना, सो मिनरल हमको वैसे भी कहाँ से मिलता है? रॉक से। सो आंसर होगा हमारा ए वीदरिंग ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक्स डाउन इनटू अ मिनरल रिच सॉइल, ठीक है। ये जो रॉक्स होती हैं वो अल्टीमेटली क्या होती हैं? इनका मिनरल का सोर्स होती हैं, इन्हीं से ही हमारे बहुत सारे मिनरल्स, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारे मिनरल्स यहीं से मिलते हैं, मैग्नीशियम वगैरह, सॉरी मैग्नीज वगैरह। तो ये क्या है, चाहे ये फिजिकल मेथड से टूटे या केमिकल मेथड से ये टूटे, टूटने को कहते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने को बोलते हैं वीदरिंग। ओके, सो रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन इनटू द मिनरल रिच सॉइल्स थ्रू द फिजिकल एंड केमिकल वीदरिंग। चाहे ये खुद से होती है या फिर अगर कराई भी जाती है तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस रॉक्स इज नोन एज वीदरिंग। नेक्स्ट है ह्यूमस इम्प्रूव सॉइल बिकॉज इट। ह्यूमस जो है वो सॉइल को इम्प्रूव करती है, क्यों? ए रिमूव्स मिनरल, क्योंकि मिनरल हटा देती है। बी इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और पानी को रोकने की क्षमता रखता है। सी है मेक सॉइल एसिडिक ओनली। डी है प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट को ग्रो होने से बचाता है और सॉइल को एसिडिक बनाता है।
तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा हमारा बी, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी। भाई आपको सॉइल कैसी चाहिए क्रॉप्स ग्रो कराने के लिए, फर्टाइल चाहिए ना, कि जिसमें आपके प्लांट्स अच्छे से सरवाइव कर जाएं, आपकी जो क्रॉप है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, ह्यूमस। ह्यूमस क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मतलब मिट्टी में ज़्यादा देर के लिए पानी रहे, जिससे कि क्या रूट एब्जॉर्ब करे, और जब रूट एब्जॉर्ब करेगी तो फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो प्लांट ग्रो करेगा, भाई जिसको खाना मिलेगा वही अच्छे से ग्रो करेगा, राइट ना। तो यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, और दूसरा उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ह्यूमस क्या होता है, कैसे बनता है भाई, जो भी आप खा पी रहे हैं, अगर उसका छिलका वगैरह, आपने सब्जियां काटी हैं, छीली हैं, उसका छिलका, फ्रूट्स भी हो गया, उसका भी छिलका आप एक तरीके की सॉइल में डाल रहे हैं, और उस सॉइल में क्या हो रहा है, धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो मिल के बनती हैं ना, इसको बोलते हैं ह्यूमस। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमस सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस हेल्प द रिड्यूस सॉइल इरोजन। इनमें से क्या चीज़ है, आपकी कौन सी एक्टिविटी है जो सॉइल इरोजन को, मतलब सॉइल को बिखरने से, या फिर सॉइल का जो एक तरीके का बेड होता है ना, उसको टूटने से, अलग अलग होने से बचाता है। इरोजन का मीन्स ये होता है कि उसको डेप्लीट होने से, उसको डैमेज होने से बचाना, ठीक है। तो ए है कटिंग फॉरेस्ट, पेड़ों को काट के बचाया जा सकता है। बी ओवर ग्रेजिंग, मतलब उस वहाँ पे जानवर जो है खूब खाते पीते रहें तो सॉइल इरोज होने से बच जाएगी। सी है एफॉरेस्टेशन, एंड डी है माइनिंग, मतलब माइनिंग का मतलब जो खुदाई वगैरह करते हैं ना, जब खाने होती हैं, कोयले की खान होती है, राइट, तो इस तरीके की इसको बोलते हैं माइनिंग। तो आंसर है हमारा सी, एफॉरेस्टेशन। देखो जब पेड़ लगाते हैं ना, एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों को लगाना, ओके, प्लांटिंग द ट्रीज। प्लांट्स रूट, अब यहाँ पे जब आप प्लांट हर जगह लगा दोगे ना, तो क्या ये जैसे हो गया एक तरीके का बेड रॉक, ठीक है, जो सॉइल बेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे प्लांट लगाया, ये जो रूट्स हैं यहाँ की सॉइल को पकड़ लिया, ये यहाँ पे लगाए, या इसकी जो रूट्स है वो तो और बड़ी बड़ी फैली हैं, इस पूरे इतने एरिया को कवर किया, तो एक तरीके से ना सॉइल को होल्ड कर रही है ना। इससे क्या होगा, जब सॉइल ये रूट्स पकड़ लेंगी तो इरोजन नहीं होगा ना, सॉइल डैमेज नहीं होगी ना। तो यही चीज़ वो समझा रहे हैं, जितने ज़्यादा हम प्लांट लगाते जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा सॉइल इससे बंधी रहेगी और इरोड नहीं होगी, मतलब सॉइल इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, डैमेज नहीं होगी। सो प्लांट रूट्स बाइंड सॉइल particles and prevent erosion by wind and water easily। सॉइल जो है, सॉरी, विंड और पानी सॉइल को हटा नहीं सकते। फिर नेक्स्ट है इफ़ द फॉरेस्ट नियर अ सिटी आर रिमूव्ड, अगर किसी सिटी के पास से सारे जंगल हटा दिए जाएं, विच चेंजेस आर मोस्ट लाइकली, तो फिर सबसे ज़्यादा क्या चेंजेस होंगे। ए मोर रेनफॉल एंड कूलर क्लाइमेट, बी है इंक्रीज एयर पोल्यूशन एंड रिड्यूस रेनफॉल, सी है इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल, एंड डी है नो एनवायरमेंटल चेंज। तो देखिए अगर सारे प्लांट किसी भी सिटी के आसपास से काट दिए जाएंगे ना, तो क्या बढ़ जाएगा, एयर पोल्यूशन, इंक्रीज एयर पोल्यूशन एंड रिड्यूस रेनफॉल। ओके, सो यहाँ पे ट्री एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स, एंड जो आपके व्हीकल से जितना भी एग्जॉस्ट निकलता है ना, ये जो आपका ये स्मोक आ रहा है, हार्मफुल गैसेज हैं, इनको क्या करते हैं, ट्री एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड हेल्प द मेंटेनिंग द वाटर साइकिल। ओके, नेक्स्ट है विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिनन, इनमें से कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि मोस्ट ऑफ द कंटेन द मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना, सबसे ज़्यादा मौसम की फिनोमिना वहीं पे होते रहते हैं, एक्टिविटी वहीं होती है। ए है स्ट्रेटोस्फेयर, बी है ट्रोफोस्फेयर, सी है मिजोस्फेयर, एंड डी है थर्मोस्फेयर। इनमें से कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में सबसे ज़्यादा मौसम में चेंज आता है, वो है हमारा ट्रोफोस्फेयर। ओके, ट्रोफोस्फेयर जस्ट अर्थ से ऊपर, इसका फॉर्मूला है देखो ETMST, ठीक है, ETMST, तो ETMST याद रख लीजिए, ये टी है तो वो ट्री पास में होते हैं, तो ट्रोफोस्फेयर। तो क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म्स एंड विंड अकर मेनली इन द
ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ के पास में है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस बेस्ट रिड्यूस बोथ एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी है किसको कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए। ए है बर्निंग मोर कोल, बी है इंक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल यूज एंड सी है प्लांटिंग मोर ट्रीज रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजप्शन एंड डी है कटिंग फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्रीज। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन क्या है भाई, ये इंक्रीज करते हैं। रिड्यूस करने का मामला किसके पास है भाई, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल। जब आप पेड़ों को ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, एफॉरेस्टेशन, और उस एफॉरेस्टेशन से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड सारे के सारे प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे तो एटमॉस्फेयर में कम होगी, और जब वो कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। सो यहाँ पे क्या है, ट्री एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड वाइल रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूज लोअर द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। नेक्स्ट है विच फैक्टर मेनली कॉजेज विंड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हवा को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, मतलब भेजने के लिए, मूवमेंट ऑफ एयर। ए है डिफरेंस इन ह्यूमिडिटी ओनली, बी है डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, सी है डिफरेंस इन द रेनफॉल एंड डी है डिफरेंस इन द वेजिटेशन। तो देखिए विंड के मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा एयर प्रेशर। अभी भी मैंने बताया था कि भाई देखिए ये हॉटर रीजन पे जैसे ही कोई रीजन गर्म हो जाता है ज़्यादा सन ही से के थ्रू, तो वहाँ पे एयर क्या होती है, बिल्कुल एयर पार्टिकल अब जब पास पास आ गए, जब पास पास आते हैं तो इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जब एनर्जी बढ़ी तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब ये पास 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 है, इनको स्पेस ही नहीं मिल रहा है एक दूसरे मतलब कहीं और जाने के लिए। तो जब एक और स्पेस के लिए ये क्या करते हैं, बिल्कुल दूर जाते हैं। तो विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू दी रीजन ऑफ दी लोअर प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर हाई हो गया तो अब किसकी तरफ मूव करेगा, लोअर प्रेशर, ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो अनइक्वल, मतलब ये तो चलिए ये हीटिंग का हो गया किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का। अब इसी अर्थ पे दूसरी जगह क्या है, लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हीट मूव करेगी, इसे ही बोलते हैं ब्लोइंग ऑफ विंड या फिर मूवमेंट ऑफ विंड। नेक्स्ट है इफ अर्थ एटमॉस्फेयर हैड नो ग्रीन गैसेस द एवरेज टेम्परेचर वुड बी। अगर हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर पे कोई भी ग्रीन गैसेस नहीं होगी तो इस हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। ए है इंक्रीज ग्रेटली, बी रिमेन अनचेंज, सी है बिकम टू लो एंड सपोर्ट मोस्ट लाइफ एंड डी बिकम इक्वल एवरीवेयर। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो क्या होगा, इनमें से ये बिकम अनइक्वल एवरीवेयर, मतलब सॉरी इक्वल एवरीवेयर, हर जगह टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ना यही लगाएंगे अभी डी, लेकिन नहीं, इसका आंसर है बिकम टू लो एंड सपोर्ट मोस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। ग्रीन हाउसेस गैसेस ट्रैप हीट, मतलब देखिए बहुत सारी ग्रीन हाउसेस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीन हाउस गैसेस हार्म करती हैं, बट कुछ अमाउंट रहना चाहिए। अगर ये कुछ भी अमाउंट नहीं है ग्रीन गैस का तो अर्थ बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कूलिंग पे भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एक मिनिमम क्वांटिटी में, तो वो क्या करती है, ट्रैप करती हैं हीट को and keep the earth's average temperature around 15 degrees Celsius. Without them it would be at about -18। -18 पे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एज वेल बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे अगर ये ज़्यादा बढ़ेंगी तो ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ेंगी और ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन एक हद तक का ग्रीन हाउस गैसेस होनी भी चाहिए जिससे कि क्या है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट है विच पॉल्यूटेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डेप्लीशन के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है नाइट्रोजन एंड डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज क्लोरीन एटम्स that destroy ozone molecules in stratosphere, right।
जो ओजोन लेयर है ना, जो हम वहाँ जो सन से यूवी रेज आ रही है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो सम हाउ क्या है, कहीं कहीं पे ओजोन लेयर डेप्लीट हो रही है। तो ओजोन लेयर के डेप्लीशन से क्या होता है कि भाई जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो अंदर आएंगी, और ये डेप्लीशन किसके थ्रू हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स मेनली causes eutrophication of lakes? ए है फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन गैसेस एंड डी है सैंड पार्टिकल। सबसे पहले देखिए यूट्रोफिकेशन समझिए। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स क्या हुआ, सपोजिंगली आपके घर के पास कोई पॉन्ड है, लेक है या कुछ भी वाटर मास है, वहाँ पे क्या हुआ कि अभी कुछ फर्टिलाइज़र या सब जगह का जो सीवेज पानी आ रहा है वो यहाँ पे मर्ज हो रहा है। यहाँ पे मर्ज होने से क्या होगा, एक तरीके के कुछ गैसेस होती हैं, फिर वो क्या करेंगी, कुछ जो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जैसे एल्गी हो गया, ठीक है, तो एल्गी है, लाइकेन है, इन सबको सपोर्ट करेगी। अब ये एल्गी ना पूरे पे डेवलप होती जा रही है, इस तरीके से पूरे लैंड मास पे को कवर कर लिया, ग्रीन 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 ऐसे, ठीक है। अब जब ये पूरा ग्रीन ग्रीन ऐसे हो गया है, तो अब मुझे बताइएगा, जब सन रेज आ रही है तो सारा सन रेज इन पे पड़ रहा है और ये पूरी सन रेज को यहीं पे ट्रैप कर ले रही है। तो जो पॉन्ड के अंदर जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं, ठीक है, तो क्या वो सरवाइव करेंगे, बताइए, कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये जो एल्गी है ना, जो एल्गी और जितने भी इसमें से लाइकेन वगैरह हैं, ये क्या कर रहे हैं, सारी ऑक्सीजन को ये यूज़ कर ले रहे हैं अपने लिए। तो अब यहाँ जब नीचे यहाँ पे ना सनलाइट पहुँच रही है, ना ही ऑक्सीजन पहुँच रही है, ना ज़रूरी मिनरल्स आ रहे हैं, तो यहाँ के जो मैराइन या एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट हैं, क्या वो सरवाइव करेंगे? नहीं ना। फिर ये क्या करता है कि एकदम से ये सब ना डाई हो जाएगा, इसे ही बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ओके, सो इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट्स है जो यूट्रोफिकेशन कॉज करता है? सो आंसर है हमारा फर्स्ट, ए, फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। आप देख सकते हैं कोई भी है जहाँ पे ये क्रॉप फील्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फेट का ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा था, ठीक है, ये है वाटर मास। अब यहाँ से क्या है कि धीरे धीरे पानी सीप होके वाटर मास में जा रहा है, जिसमें कि नाइट्रोजन फॉस्फेट वाले हैं केमिकल्स। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो एल्गी है ना उसको ज़्यादा करेगा, उसको बढ़ा देगा, और जिससे कि क्या, जो मरीन लाइफ है वो इफ़ेक्ट होती है। ओके, इसे ही बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट है, विच प्रैक्टिसेस इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली। इनमें से कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जो सॉइल की फर्टिलिटी को नेचुरली इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है? बी, ए है बर्निंग क्रॉप्स रेसिड्यू, बी है एडिंग कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, एंड सी है रिमूविंग टॉप सॉइल, एंड डी है एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज़। तो यहाँ पे देखिए, बर्निंग क्रॉप रेसिड्यूज़ का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, जलने के बाद तो सारे मिनरल्स भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे है कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा नेचुरल ग्रो करती है या फिर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है? आंसर है हमारा बी, एडिंग कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट मीन्स है, देखिए बहुत सारे कंपोस्ट आते हैं, वर्मी कंपोस्ट आता है और भी सारे आते हैं, उनमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और सबकी ना एक तरीके से रेसिड्यूज़ और उनकी डेड बॉडी सब मिक्स होती है। ओके, और जो भी मैंने बताया था कि आप चाहे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनके पील्स भी अगर आप इस सॉइल में डालते रहेंगे, और जो भी जैसे कोई भी एनिमल, जैसे अर्थ वॉर्म डेड हो गया है या बर्ड डेड हो गई है, उसको भी इसी में मिक्स करते जा रहे हैं, तो ये सॉइल क्या हो गया, अब एक तरीके से बिल्कुल फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करेगी। क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जो आपने मैन्योर रेडी, मतलब एक तरीके से मैन्योर और ह्यूमस का ये कॉम्बिनेशन हो गया,
ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल न्यूट्रिएंट रिच हो गया। ओके, सो ऑर्गेनिक मैन्योर सप्लाइज अ न्यूट्रिएंट एंड इंक्रीज ह्यूमस कंटेंट। ओके, सो सॉइल जो होगी ना और भी ज़्यादा क्वांटिटी में रिच हो जाएगी, इसमें कई सारे मिनरल्स और इसको आप अपने हर प्लांट में स्प्रेड कर सकते हो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। सो अगर ये इस तरीके से एमसीक्यूज आपके लिए यूज़फुल हैं, होपफुली अच्छे से आपके मार्क्स भी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।